अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं डॉक्टर फैसल अमान आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल स्काई एजुकेशन एकेडमी पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे वो रिसर्च से रिलेटेड है, और जिन जिन टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे वो हैं एकेडमिक स्टाइल, वेरियस मीनिंग ऑफ प्लेजरिज्म, इफेक्टिव समराइजिंग टेक्निक्स, why we refer to sources. This topic is basically related to that using source material appropriately in your research study. आई होप कि इस टॉपिक को सुनने के बाद, देखने के बाद जो स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं वो उनको काफ़ी जो है वो हेल्प मिलेगी। चलें आए अब हम अपना जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इस फर्स्ट स्लाइड को अगर हम देखें तो इसमें एक सिंपल सा टास्क जो है वो गिवन है कि कैन यू रीराइट द फॉलोइंग इन अ मोर फॉर्मल स्टाइल। अब दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज इन योर रिसर्च स्टडी दैट यू मस्ट नो अ फॉर्मल स्टाइल ऑफ एकेडमिक राइटिंग। अब इस पैराग्राफ को जो है वो मैंने एज अ टास्क आप लोगों को बताया कि एक पैराग्राफ को आप किस तरह जो है एक इससे भी अच्छे बेहतर अंदाज में जो है वो आप लिख सकते हैं। चलिए इस पैराग्राफ को हम देखते हैं। Are aggressive people more likely to get a cold than good-natured people? That's an important problem that scientists have been looking into for a long time. At last, someone has found out something definite. Dr. Evans says in his latest study that there is a connection between a crabby mood and getting a cold. अच्छा, अब इस सेकंड स्लाइड में जो है उसी पैराग्राफ को मैंने आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए इसको रीराइट किया है ताकि आप लोगों को जो है वो बेहतर तरीके से पता चल सके कि आप एक पैराग्राफ को मज़ीद किस तरह बेहतर अंदाज में जो है वो रीराइट कर सकते हैं। चलें देखते हैं कि मैंने इसको किस तरह आप लोगों के लिए रीराइट किया है। Scientists have been conducting research for many years to investigate a possible link between aggression and becoming unwell with a cold. The results of a recent study, Evans 2006, show it is highly likely that there is a connection between a hostile mood and a susceptibility to colds. अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्लाइड में जो पैराग्राफ आपको मैंने बताया दैट वाज अ पैराग्राफ, बट उसके जो वो प्रेजेंटेशन का जो वो था वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। लेकिन अगर आप इस पैराग्राफ को देखें तो यहाँ पर वो मज़ीद पॉलिश होकर जो है वो आपको नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एकेडमिक राइटिंग कि आप एक पैराग्राफ को बेहतर अंदाज में किस तरह प्रेजेंट करते हैं अपने रिसर्च राइटिंग में with a simple language and understandable words यूज़ करके। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम मज़ीद आगे चलते हैं। अब दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि व्हाट इज़ प्लेजरिज्म। कुछ डेफिनेशंस मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ ताकि जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आप इन डेफिनेशंस को जहन में रखें, और एक बेहतर रिसर्च के लिए आपको प्लेजरिज्म का पता होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट प्लेजरिज्म नॉलेज आप जो है वो एक अच्छी रिसर्च स्टडी जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो चलें आए अब हम देखते हैं कि कुछ डेफिनेशंस जो मैंने अपने साथ लिखी हैं। उम्मीद है कि आप इन डेफिनेशंस को देखने और सुनने के बाद आप लोगों का जो है वो आइडिया प्लेजरिज्म से मुतालिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हम देखते हैं कि द होल सेल कॉपिंग ऑफ अनदर वर्क्स एंड क्लेमिंग इट एज योर ओन। अब आप एज इट इज़ किसी और का काम कॉपी करके अपने उसमें लिख लें और फिर आप ये क्लेम करें कि ये मेरा काम है। दिस इज प्लेजरिज्म। सेकेंड है रीफ्रेजिंग समवन एल्स ओरिजिनल आइडियाज एंड नॉट एक्नॉलेजिंग द सोर्स। अब आप किसी और रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च स्टडी से जो है वो आप कुछ कॉपी करते हैं, लेकिन आप कॉपी करने के बाद उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं, उसका आप हवाला नहीं देते हैं, तो दिस इज अगेन अ प्लेजरिज्म। Using material which is recognized as common knowledge in your field but copying the information word for word from a textbook। अब आप ऐसे मटेरियल को जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है,
जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है लेकिन आप उसको कॉपी कर रहे हैं एज इट इज, जो कि टेक्स्ट बुक या किसी भी बुक में मौजूद है, दिस इज अगेन अ प्लेजरिज्म. Acknowledging the source but using the exact wording of the original or wording that is very close to the original without showing it or too often. अब this is another definition of plagiarism कि आप जो है वो हवाला तो दे रहे हैं कि भाई ये पैराग्राफ मैंने यहाँ से लिया है, लेकिन आप उस पैराग्राफ को एज इट इज अपनी रिसर्च स्टडी में जो है वो डाल रहे हैं, तो दिस इज अगेन अ प्लेजरिज्म, जो कि आप की रिसर्च को जो है वो रिलायबल नहीं बनाती है. अब इस स्लाइड में जो है वो हम ये देखेंगे कि हम प्लेजरिज्म को किस तरह जो है वो अवॉइड कर सकते हैं. कुछ मैंने आप लोगों के लिए जो है वो आइडिया को मज़ीद क्लियर करने के लिए कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह आप प्लेजरिज्म को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं. By developing effective reading, referencing, summarizing, and paraphrasing skills, the risk of plagiarism can be avoided. अब प्लेजरिज्म की वजह से आपकी जो एकेडमिक राइटिंग है वो वैलिड नहीं होगी. अगर आपकी एकेडमिक राइटिंग, आपकी रिसर्च स्टडी में प्लेजरिज्म मौजूद है, तो आपको पता है कि ये रिसर्च स्टडी एक्सेप्टेबल नहीं है. ठीक है, तो आपको सबसे पहले प्लेजरिज्म को समझना है और फिर आपको ये देखना है कि प्लेजरिज्म से बचने के लिए मेरे पास क्या क्या स्किल्स जो हैं वो होनी ज़रूरी है. अब इस स्लाइड में आप लोगों को जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि व्हाट इज़ अ रेफरेंस. अब ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जब आप रिसर्च स्टडी कर रहे हों तो आपको जो है वो रेफरेंस के बारे में पता हो. अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अगर आप किसी भी पैराग्राफ को लिखते हैं विदाउट एक्नॉलेजिंग, तो फिर ये प्लेजरिज्म में आता है. तो यहाँ पर अब मैं आपको जो है कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि आप किस तरह जो है वो एक्नॉलेज कर सकते हैं अपनी एकेडमिक राइटिंग को वैलिड बनाने के लिए. फर्स्ट पैराग्राफ देखें. इन कंटेम्प्रेरी यूएस सोसाइटी मैनी एडोलेसेंट्स स्पेंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम इन ऑनलाइन इंटरेक्शंस. अब यहाँ पर ब्रैकेट में आपको जहाँ से इस पैराग्राफ को जो है वो लिया गया है और या जिस रिसर्च आर्टिकल से इसको लिया गया है और जो ऑथर्स उस आर्टिकल में मौजूद थे, यहाँ पर उसका जो है वो हवाला दिया गया है. अब आप नेक्स्ट उसमें आ जाएं. नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें तो वॉल्ड्रन 2005 suggested that water leakage targets are often inaccurate as they are based on assumptions and lack direct measurement. अब दिस इज अगेन जो है वो एक रिसर्च आर्टिकल से आपने एक पैराग्राफ लिखा है, लेकिन आपने फिर उसको एक्नॉलेज किया है कि भाई इस पर जो है वो रिसर्च हुई है और किस आथर ने जो है वो इसको बताया है. लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप एक्नॉलेज कर रहे हैं और वर्ड टू वर्ड लिखते हैं जहां से आप कॉपी करके, तो दिस इज अगेन प्लेजरिज्म. आप आइडिया लेंगे, आप उसको समराइज करेंगे अपने वर्ड्स में, ठीक है, और आप उसको एक्नॉलेज करेंगे उस ऑथर को मेंशन करके, तो फिर ये प्लेजरिज्म में नहीं आएगा. अच्छा, अब इस स्लाइड में थोड़ा सा मज़ीद मैं रेफरेंसेस को जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाई डू वी रेफर टू सोर्सेज इन एकेडमिक राइटिंग. To acknowledge and show respect for other researchers' contribution to the field, to demonstrate your allegiance to a particular research community, to establish your own credibility by the location of your work within a particular field, to provide justification and support for your assertions and arguments, to give an illustration of how you have developed your argument, to create a Nikki for your own research by showing how you wish to extend or challenge previous studies, to compare, contrast, and evaluate the work others have done in the field, to illustrate your own understanding of the subject matter by demonstrating that you have read widely and are able to select relevant information,
to allow the accuracy of your work to be checked. आई होप कि आज का टॉपिक देखने और सुनने के बाद आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। मेरी तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।